नमस्कार छात्रों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी ऐच्छिक का पाठ खाना बदोश, जो आपकी पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। छात्रों, आपने और भी पाठ मेरे चैनल पर देखे होंगे। यदि नहीं देखे तो उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जीवनियां भी अपलोडेड हैं, वे भी आपको मिल जाएंगी। तो आइए पाठ शुरू करें। पाठ परिचय से। इस सामाजिक समस्या प्रधान कहानी के माध्यम से लेखक ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण, अन्याय, पीड़ा तथा समाज की जातिवादी मानसिकता का चित्रण किया है। बच्चों, ये जो पाठ है इसमें सामाजिक समस्या को उठाया गया है कि किस तरह से जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग को सताता है, उसे दुख देता है, उसका शोषण करता है और यही चाहता है कि किसी तरह ये शोषित ही रहे, ये सिर भी न उठा सके। तो मजदूर वर्ग मेहनत करके इज्जत के साथ अपना पैसा कमाना चाहता है, जीना चाहता है, किंतु सूबे सिंह जैसे ऊंची जाति के प्रभुत्वशाली ताकतवर लोग उसके इस कार्य में बाधा डालते हैं। वे ऐसा नहीं होने देते क्योंकि वे ये चाहते हैं कि बस उनका शोषण वे लोग करते रहें, उन्हें ये अधिकार बस मिलता रहे। आइए अब हम पाठ की समरी यानी उसका सार समझते हैं। सुकिया और उसकी पत्नी मानो कमाने खाने की इच्छा से अपना गांव छोड़कर असगर ठेकेदार के साथ शहर आ गए थे। सुकिया और उसकी पत्नी मानो गांव में रहते थे, तो उनको ये लगा कि शहर में अच्छी तरह से कमा खा पाएंगे, है ना, और अपने जीवन को अच्छा, बेहतर, सुंदर बना पाएंगे। तो इसी कारण वे असगर ठेकेदार के साथ शहर आ जाते हैं। वे भट्टे पर ईंट पाथने का काम दिहाड़ी मजदूरी पर करते थे और वहां पर वे जो ईंटों का भट्टा होता है वहां पर ईंट पाथने का काम करने लगे। और दिहाड़ी मजदूरी मतलब रोज की मजदूरी कि रोज काम करेंगे इतने पैसे मिलेंगे, उस पर काम करते थे। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। ईंट पकाने के लिए पत्थर का कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। यह बहुत ही खतरनाक कार्य होता है और छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। तो इस तरह से उन्होंने लेकिन जिंदगी में हार नहीं मानी थी और वे अपना जीवन बहुत मेहनत करके और रुपया पैसा कमाकर अपने जिंदगी को सुखी बनाना चाहते थे। परंतु देखिए क्या हुआ इस कहानी में आगे। भट्टे की चिमनी से गहरा मटमैला धुआं निकलता था। दिन में हरे भरे खेतों में यह भट्टा एक धब्बे के समान नजर आता था और रात में भट्टा अंधेरे में डूब जाता था। मतलब इसमें जो कार्य होता था वो दिन में होता था, तो रात को नहीं होता था। जो जब दिन में काम होता था तो बहुत गंदा मटमैला धुआं इससे निकलता था, इसकी चिमनी से। और जो आसपास के हरे भरे खेत थे तो उसमें भी एक धब्बा सा नजर आता था जब देखते थे, तो क्योंकि धुआं छा जाता था। और रात में तो सारा अंधेरा एकदम व्याप्त हो जाता था। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे। मजदूरों को दड़बे नुमा छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहना पड़ता था। बच्चों, जैसा आप देखते होंगे अपने आसपास कहीं जाते होंगे, आपने देखा होगा निम्न वर्ग के लोग कैसे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो ये भी मजदूर ऐसे छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। देखिए, मैंने यहाँ पर तस्वीर भी डाली है, आप देख सकते हैं। संध्या के समय दिन भर के थके हारे मजदूर रात को दड़बों में घुस जाते थे। सांप और बिच्छू का डर भी बना रहता था। मतलब उनकी जिंदगी कितनी कष्टपूर्ण थी, इससे ये पता चलता है। वातावरण में जंगल का सा सन्नाटा छा जाता था रात के समय, मानो भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से चिटपिट की आवाजों में उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं की आवाजें सुनाई देती थी। सुकिया तो फिर भी इतना ज्यादा परेशान नहीं था मानसिक रूप से, परंतु मानो थोड़ी परेशान थी
और इस तरह से जब वह चूल्हे पे काम करती थी, खाना पकाती थी, तो इस तरह से पिट पिट के जैसे होता है कि इंसान जब थोड़ा सा आक्रोश में हो या मन अशांत हो तो बर्तन भी ज्यादा इधर उधर रखता है, तो जोर से रखता है और काम ऐसे करता है। तो उसी तरह से मानव भी करती थी। मानव के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात न मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। वो ये समझती थी, वो जानती थी कि अगर हमने कहीं कोई गलत कार्य किया या हमसे कोई चूक हुई तो जो शोषक वर्ग है वो हमें दंड दे सकता है, शारीरिक रूप से हमारा शोषण कर सकता है। उसकी बात ना मानी, उसके बात मानने से इनकार किया तो कुछ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है जो उचित न हो, इसलिए वह घबराई रहती थी। एक दिन भट्टा मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चला गया। भट्टे का जो मालिक था वो मुख्तार सिंह था और वो उसको कहीं जाना था तो वो बाहर चला गया कहीं। तो उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। जैसे होता है कि पिता अगर काम पर नहीं आ सकता तो बच्चे आने लगते हैं, उसी तरह से उसका बेटा था सूबे सिंह, वो काम की देखरेख करने आने लगा। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल ही बदल गया और वो अभी जो ठेकेदार था असगर, जो काम करवाता था मजदूरों से, वो भी डरा डरा सा रहने लगा। सूबे सिंह अपनी सेवा टहल कराने के बहाने एक मजदूर महेश की पत्नी किसनी का यौन शोषण करने लगा। अब जो सूबे सिंह था उसकी नजर अच्छी नहीं थी, तो वो अपनी सेवा अपने ऑफिस को सफाई करवाने के बहाने से जो एक और मजदूर था महेश, उसकी पत्नी का नाम था किसनी, उसको बुलाने लगा और उसके साथ उसने अवैध संबंध स्थापित कर लिए। और इस तरह से जो किसनी थी उसने उसका विरोध भी नहीं किया, उसने उसे साबुन, कपड़े और ट्रांजिस्टर ला कर दिया। मतलब वो उसे बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे रानी की तरह रखने लगा, उसे ऐसी ऐसी चीजें देने लगा जो उसने कभी देखी नहीं थी किसनी ने। तो किसनी तो बहुत प्रभावित थी, उसने उसे ट्रांजिस्टर भी ला कर दिया और जो ट्रांजिस्टर ला कर दिया, सब साबुन, कपड़े भी, साबुन जो ला कर दिया जब वो नहा रही थी, क्योंकि मजदूर वर्ग तो ऐसे ही होता है ना कि उसके लिए मतलब कोई ये थोड़ी ना कि स्नाना घर हो या बाथरूम हो जहां पर वो नहाए। तो जब वो कर रही थी, साबुन का इस्तेमाल कर रही, तो लोगों ने देखा जब वो नहा रही थी, तो है ना। और ट्रांजिस्टर भी लोगों ने सुना जब वो गाने सुनती थी उस पर, तो लोग समझ गए कि ये तो गलत तरीके से इसको मिला है। किसनी को शहर भी वो घुमाने ले जाने लगा। अब किसनी तो बहुत खुश थी, वह सूबे सिंह के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी थी। उसके रंग ढंग में भी परिवर्तन आ गया था। अब जो किसनी थी वो भी अपनी अक्कड़ में रहने लगी, तो जो मजदूर वर्ग था वो देख रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसका पति महेश शराब पीने लगा था। अब जो उसका पति था महेश, वो अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाए और इस तरह से उसके साथ घूमे फिरे, और वो इस दुख में शराब पीने लगा था। अब उसे देखकर मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। जो मजदूर थे अन्य, वो उसको देखते थे तो वो भी आपस में फुसफुस करते थे। क्यों? किसनी की बात को लेकर, है ना, कि देखो किसनी ने कैसा किया और देखो ये ऐसे हो रहा है। मानो और सुकिया खुश थे क्योंकि भट्टे पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे। अब सुकिया और मानो जो थे, इनका अपना अलग सपना था, तो पैसे जोड़ रहे थे, जमा कर रहे थे ये, तो पैसे कुछ जमा हो भी गए थे, तो इसीलिए ये खुश थे। भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानो खुश थी। ऐसा होता है ना बच्चों, इंसान जिस वस्तु को बेचकर या जिस वस्तु से संबंधित कार्य करता है उसे देखकर उसे बहुत तसल्ली मिलती है, संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उसे पैसा मिलता है। तो मानो भी ईंटों को, लाल लाल ईंटों को देखकर बहुत खुश थी। वह ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। वह सोचती थी कि वह और ज्यादा कार्य करेगी और ज्यादा काम करेगी और रुपए भी और ज्यादा जमा हो जाएंगे, जिससे वह एक पक्का मकान बनाएगी और उसमें रहेगी अपने पति के साथ। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। अब जैसे पहले किसनी को कर दी तो किसनी की एक बार तबीयत खराब हो गई तो सूबे सिंह की निगाह किस पर पड़ी? मानो पर। और उसने असगर ठेकेदार से कहा कि मेरे दफ्तर की सफाई के लिए उसको बुलाओ। अब बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये बुलावा किस लिए आ रहा है। ये तो बहाना है कि दफ्तर की सफाई करवानी है, दरअसल तो उसकी नजर ही ठीक नहीं है, वह गलत संबंध बनाना चाहता है मानो के साथ।
वे सूबे सिंह की नीयत भांप गए। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। अब मानो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी जैसी किसनी जी रही थी। वह तो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। उनकी घबराहट देखकर, मानो और सुकिया की घबराहट देखकर, जसदेव जो वहीं पर काम करता था, एक लड़का, वो मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। उसने कहा कि मैं चलता हूं, मैं सफाई कर देता हूं दफ्तर की, मैं जाता हूं। और वो चला गया किसकी जगह? मानो की जगह। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे। क्यों कहे अपशब्द? क्योंकि उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वह तो इंतजार कर रहा था मानो का, और वहां पहुंच गया जसदेव, तो उसे तो बड़ा गुस्सा आया और उसने अपना क्रोध, अपना गुस्सा उसे गालियां देकर निकाला और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। उसने क्या किया? लात घूंसे मारे उसे, उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। सुकिया और मानो उसे झोपड़ी में ले आए। अब ये तो समझ रहे थे कि भाई, मानो समझ रही थी, सुकिया भी समझ रहा था कि मानो को बचाने के लिए ये जसदेव गया था, और भाई इसी के पीछे देखो ये इसको मार पड़ गई है, गालियां भी पड़ी हैं। तो वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले गई। अब जो जसदेव था, जसदेव को इस तरह से पिटता हुआ देखा, इस तरह से उसके घाव देखे, है ना, उसको दुखी देखकर मानो को बड़ा तरस आया और उसने उसके लिए रोटी बनाई और उसकी रोटी बनाकर ले जाने लगी। परंतु सुकिया ने मना भी किया उसे कि तू रोटी ले जा रही है, वो खाएगा कहाँ? नहीं खाएगा। तो वो कहने लगी क्यों नहीं खाएगा? तो उसने बताया उसको कि, वो कहने लगा कि देख वो ऊंची जाति का है ना, ब्राह्मण है, वो कहाँ खाएगा तेरे हाथ की बनी रोटी। लेकिन मानो को यकीन था कुछ मन में कि नहीं, वो जब वो मेरे पीछे गया तो हम तो सब एक ही हैं, हमारी तरह वो भी तो यहाँ पर ईंटें पातने का काम करता है, तो क्यों नहीं खाएगा? हमें जैसे एक जैसे ही तो है, मजदूर ही तो है, वो भी मजदूर, हम भी मजदूर। लेकिन वो मानी नहीं सुकिया की बात और वो चली गई। लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की रोटी जो थी वो नहीं खाई। मानो जो रोटी बनाकर ले गई थी जसदेव ने, क्योंकि जसदेव तो ब्राह्मण था और ये निम्न जाति के थे, दलित वर्ग के थे, सुकिया और मानो, तो इसके हाथ की बनी रोटी उसने नहीं खाई। तो सुकिया की बात सही साबित हुई। असगर ठेकेदार जसदेव को सुकिया और मानो के चक्कर में न पड़ने की सलाह देता है। फिर असगर ठेकेदार उसको, जसदेव को किसी तरह समझाता है, उसको कहता है कि तू इन दोनों के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, उसको सलाह देता है, उसको समझाता है कि तू पीछे रह, तू क्यों चला गया था, तू ऐसे क्यों कर रहा है। अब जसदेव इस बात को समझ जाता है और वो ये सोचता है कि हाँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। तो जसदेव का व्यवहार फिर धीरे धीरे मानो और सुकिया के प्रति बदलता जाता है और जसदेव की पिटाई से भट्टा मजदूरों में डर का माहौल छा जाता है। अब जो मजदूर बाकी के मजदूर हैं, वो समझते हैं कि भाई देखो जसदेव की इस तरह से पिटाई हो गई है, तो हमारा भी इस तरह से कभी भी वो पिटाई कर सकता है, गालियां दे सकता है, तो उनको भी डर लगने लगा। अब सूबे सिंह की हिदायत पर असगर ठेकेदार सुकिया और मानो को तरह तरह से परेशान करने लगा। अब सूबे सिंह जो था वो अंदर ही अंदर तो भड़क रहा था, उसके अंदर गुस्सा था, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मानो नहीं जा रही थी, तो इसलिए उसको तो गुस्सा आ रहा था। अब उसने ठेकेदार से कहा, जो असगर नाम का ठेकेदार था, उसको कहा कि सुकिया और मानो को तरह तरह से परेशान करे, क्योंकि उसकी आंखों में तो वो बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहे थे। उसने सुकिया से ईंटें पाथने का सांचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। मोरी का काम जो बहुत खतरनाक होता था, वही काम उसको, सुकिया को उसने पकड़ा दिया। और ईंटें पाथने का जो सांचा था, जिस सांचे में सामग्री भरी जाती थी, है ना, ईंटों की, वो सांचा भी उससे ले लिया। एक दिन मानो ने अपनी ईंट पाथने की जगह पर सारी ईंटें टूटी हुई देखी। अब ईंटें जब पाथते थे, जिस जगह पर मानो पाथती थी ईंटें, वहां पर उसने देखा कि सारी ईंटें टूटी पड़ी हैं। उसने तो बनाई थी ईंटें, तो उसको बड़ा दुख लगा, क्योंकि उसकी मेहनत पानी में चली गई। वह दहाड़ मार कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर फिर सुकिया वहां आया और टूटी ईंटें देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मेहनत पर पानी फिर गया था, तो वो भी हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। अब वो टूटी हुई ईंटों की मजदूरी थोड़ी ना देता, तो उससे मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। ये सब किसके इशारे पर हो रहा था? सूबे सिंह के इशारे पर हो रहा था। फिर सुकिया सारी बात समझ गया कि ये
जो सारा काम है, ये सारा कांड हो रहा है सूबे सिंह के कारण हो रहा है। और फिर वह मानो का हाथ पकड़कर बोला कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। इसका क्या मतलब है छात्रों? इसका ये मतलब है कि वे यानी सुकिया और मानो मेहनत करके जो अपना पैसा कमाना चाहते थे, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते थे, अधिक से अधिक पैसा जमा करना चाहते थे ताकि वे एक पक्का घर बना सकें। तो सुकिया बोलता है उसका हाथ पकड़कर कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे, मतलब हमें परेशान करेंगे, है ना, हमें इस तरह से इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। और वे लोग भट्टे को छोड़कर फिर खाना बदोश की तरह किसी अनजान स्थान की ओर चल पड़े। फिर दोनों ने क्या निश्चय किया, सुकिया और मानो ने, कि ऐसे स्थान पर हमें काम ही नहीं करना जहां पर हमें इज्जत की जिंदगी जीने को ना मिले। हम अपना सपना जो एक पक्का घर बनाने का सपना है वह पूरा न कर सकें। और इस तरह से दोनों वो जगह छोड़कर, और जिस तरह से खाना बदोश होते हैं कि पता नहीं कि कहाँ जाना है और कहाँ टिकना है और कहाँ पर काम करना है, उसी तरह खाना बदोश की तरह मतलब वे लोग अनजान स्थान की ओर निकल पड़े, उसकी तलाश में निकल पड़े। छात्रों, ये तो था पाठ का सार। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? इसका उत्तर लिखेंगे, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का पूरा दिन भय और दहशत में बीता। इस घटना से मजदूर बहुत डर गए थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सूबे सिंह उन्हें भी किसी भी वक्त बुलाकर उनके साथ गाली गलौज कर सकता है, उन्हें मार पीट सकता है। और सब अपने अपने झोंपड़े में सिमट गए और शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था भट्टे पर। और जो बूढ़ा बिलसिया है वो भी शाम होते ही अपनी झोंपड़ी में जाकर लेट गया था। सभी मजदूरों ने पूरा दिन डर डर कर बिताया। अगला प्रश्न, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बिठा पाई थी? मानो गांव की रहने वाली सीधी सादी स्त्री थी, परंतु वह बहुत मेहनती थी और जीवन में एक पक्का घर बनाकर उसमें रहने की इच्छा रखती थी। और गांव में उसका जीवन निश्चित ढर्रे पर चल रहा था। भट्टे की जिंदगी से वह अनजान थी, क्योंकि भट्टे की जिंदगी अनिश्चित होती है। यहाँ लोगों के आपसी संबंध उस तरह से नहीं होते जिस तरह से गांव में अपनापन होता है। तो शाम होते ही सारा माहौल भी यहाँ पर सन्नाटे का शिकार हो जाता था और सांप बिच्छू का डर भी हमेशा बना रहता था। और ऐसे भयपूर्ण वातावरण में उसका जी भी घबराता था और मन में तो आशंका रहती ही थी उसके कि कहीं उसका शोषण ना हो जाए। तो इसी कारण वह भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। अगला प्रश्न है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? असगर भट्टे पर ठेकेदारी का काम करता था। सूबे सिंह ने मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया था क्योंकि वह मानो के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था। असगर ने मानो की झोंपड़ी पर जाकर आवाज लगाई तो जसदेव आगे आया और मानो के स्थान पर वह चला गया। जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह को लगा कि उसकी आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि वह जो सपने देख रहा था उन पर पानी फिर गया था। इस कारण वह बिफर पड़ा, नाराज हो गया और क्रोधित हो गया और उसने जसदेव को अपशब्द भी कहे और उसे मारा पीटा भी। अगला प्रश्न, जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया था? जसदेव जाति से ब्राह्मण था। हालांकि सुकिया ने मानो को ये भी कहा कि तुम रोटी लेकर क्यों जा रही हो, वह ब्राह्मण जाति का है, ऊंची जाति का है, वह तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाएगा। परंतु मानो सोचती थी कि नहीं, जिस तरह से मुझे बचाने के लिए वह आगे आया है और इस तरह से हम
हम भी मजदूर हैं और वह भी मजदूर है, तो मजदूर वर्ग में ऊंचा नीचा क्या, ऊंची नीची जाति का क्या, हम हैं तो सभी मजदूर, वह खाना खा लेगा। परंतु जसदेव ने उसके हाथ का बना खाना नहीं खाया क्योंकि वह ब्राह्मण जाति का था, और इस तरह से उसे प्रतीत हुआ कि उसकी जाति पर असर पड़ेगा। इसी कारण उसने उसका खाना खाने से इनकार कर दिया और बहाना बनाने लगा। अगला प्रश्न, लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानव की ईंटें गिराकर रौंदा है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लोगों को पता था कि मानव को सूबे सिंह ने बुलवाया था, परंतु मानव नहीं गई, उसकी जगह जसदेव चला गया, जिस कारण जो सूबे सिंह है वह क्रोधित है, बहुत अधिक क्रोधित है, और उसी ने असगर ठेकेदार को यह समझा दिया है कि मानो और सुकिया को परेशान किया जाए। इसलिए लोगों को पता था, लोग समझ रहे थे कि इसी कारण जानबूझकर उन मानो की ईंटें गिरा दी गई हैं, उन्हें रौंद दिया गया है ताकि ये परेशान हों। सभी को पता था कि ये सब काम सूबे सिंह के इशारे पर असगर ठेकेदार करवा रहा है, इसीलिए लोग समझ गए थे। अगला प्रश्न, मानव को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया है? मानव गांव की स्त्री थी, सीधी सादी स्त्री थी, और अन्य स्त्रियों के समान उसके मन में भी पक्का मकान बनाकर उसमें रहने की हार्दिक इच्छा थी। और जब वह गांव से निकली तब भी उसके मन में यही था कि वह शहर जाकर खूब मेहनत करेगी, पैसे जमा करेगी, है ना, और उससे एक पक्का मकान बनवाएगी और उसमें वह और उसका पति रहेंगे। इस तरह से मानो घर बनाने का सपना देख रही थी। और पति पत्नी दोनों, सुकिया और मानो दोनों मिलजुल कर बहुत मेहनत करते थे। परिश्रम के साथ वो काम करके पैसे भी जोड़ रहे थे, कुछ पैसे उन्होंने जोड़ भी जमा भी कर लिए थे और इस तरह से मेहनत कर रहे थे। परंतु जब उसकी ईंटों को किसी ने रौंद डाला, जब उसने सुबह देखा तो उसकी सारी ईंटें टूटी पड़ी थी और असगर ठेकेदार ने भी मजदूरी देने से इनकार कर दिया, तो उसे लगा कि जैसे मानो उसकी जो पक्की ईंटों का मकान है वही धराशायी कर दिया, उसी को किसी ने तोड़ दिया है। क्योंकि काम इतना करने के बावजूद वो ये सोच रही, वो बावजूद भी उसे पैसा नहीं मिला, और बल्कि वह सोच रही थी कि किसी तरह से जल्दी से अपनी मेहनत, बहुत अधिक मेहनत करके जल्दी से जल्दी पैसे जमा करे। तो इस तरह से उसमें रुकावट पैदा हो गई, उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। तो उसे लगा कि ये कार्य अब असंभव सा जान पड़ता है कि उसकी, ऐसा लगा उसने कि उसकी सपनों को ही किसी ने चकनाचूर कर दिया है। अगला प्रश्न, चल ये लोग हमारा घर न बढ़ने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना प्रकट कीजिए। इस कहानी में सुकिया और मानो मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सूबे सिंह पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सुकिया और मानो अपना पक्का घर बनाकर उसमें रहना चाहते हैं, वही उनका सपना है। वे दिन रात मेहनत करते हैं और पैसे जमा करके जल्दी से जल्दी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, परंतु सूबे सिंह को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं है। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को उसी दशा में रखना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शोषक वर्ग यह चाहता है कि निम्न वर्ग, शोषित वर्ग बस केवल उसके अधीनस्थ कार्य करता रहे और शोषक वर्ग उस पर शोषण करता रहे, अन्याय करता रहे, उसका खून चूसता रहे, ताकि वह मौज मस्ती की जिंदगी जीता रहे। इस कहानी में हम देखते हैं कि मानो और सुकिया अपनी दशा सुधारना चाहते हैं और मानो किस्नी नहीं बनना चाहती है, जिस कारण वह सोचते हैं कि वह इस प्रकार के जीवन से मुक्ति पाकर अपना एक घर बनाएं और इज्जत के साथ जिंदगी जिएं। परंतु सूबे सिंह उन्हें तरह तरह से तंग करवाने के लिए असगर ठेकेदार को परामर्श देता है। तो असगर ठेकेदार उन्हें तरह तरह से तंग करता है और उनके सपने को चकनाचूर कर देता है। यही इस कहानी की मूल संवेदना है।
अगला प्रश्न, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को भी व्यक्त कीजिए। इस कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है, जिसमें बच्चों आप पॉइंट वाइज लिखें तो बेहतर रहेगा। पहला, कि आज भी समाज में शोषक वर्ग मजदूरों का शोषण करता है, उन्हें तरह तरह से तंग करता है। अगला पॉइंट, समाज में आज भी जातिगत विषमता छाई हुई है। हम इस कहानी में देखते हैं कि सूबे सिंह तो अपने आप को उच्च जाति का समझता ही है, वो तो तरह तरह से परेशान करता ही है, लेकिन साथ ही साथ जसदेव जो ब्राह्मण जाति का है वह भी अपनी जाति नहीं बिगाड़ना चाहता, जिस कारण वह मानव की बनाई रोटी खाने से इनकार कर देता है, बहाना करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मजदूरों का जीवन बहुत ही निराशावादी है, मतलब उसमें कोई आशा की किरण उनको देखने का भी जिसको कहीं हक नहीं है, और इसलिए उनकी जो झोपड़ियां हैं वो बिल्कुल अंधेरे में डूब जाती हैं। वहां पर कोई डिबरी जलती है तो थोड़ा सा प्रकाश होता है। तो इस तरह से एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं मजदूर वर्ग, नरक की जिंदगी जी रहा है। उसे अपने सपने पूरे करने, उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का अवसर शोषक वर्ग प्रदान ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वह शोषण करता रहे तो ही अच्छा है। और हम देखते हैं कि समाज में स्त्रियों की जो इज्जत है वो उस पर कुछ ऐसे लोग जिनकी नजर ठीक नहीं है वो उस पर हाथ डालते हैं, स्त्री की इज्जत पर हाथ डालते हैं और उसकी मर्यादा को कम करना चाहते हैं। समाज में ऐसे पिशाच मौजूद हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग समाज में जो हैं वो जब देखते हैं कि अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो चुप रहने की भी लोगों के अंदर मानसिकता है, आवाज नहीं उठाते लोग। हम ये भी समाज में देखते हैं कि जहां कहीं कुछ गलत, कुछ अन्याय हो रहा हो तो हमें आवाज भी उठानी चाहिए, परंतु लोग आवाज नहीं उठाते। लोगों की ये मानसिकता भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुकिया और मानो के माध्यम से लेखक ने यही प्रकट किया है कि दोनों अपना जीवन सुविधा से जीना चाहते हैं, पक्का घर बनाना चाहते हैं, परंतु शोषक वर्ग उनके इस सपने को चकनाचूर कर देता है और उन्हें इस तरह अपने मर्जी से जिंदगी जीने नहीं देता। वह चाहता है कि बस ये खाना बदोश ही बने रहें, ये दर दर ही भटकते रहें। इस तरह से कहानीकार ने इस कहानी में शोषण को ही दर्शाया है। अगला प्रश्न, सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी? सुकिया ने देखा कि गांव में भी स्त्रियों की मर्यादा को कायम रखना थोड़ा मुश्किल है, इज्जत की जिंदगी जीना मुश्किल है, क्योंकि वहां जमींदार गलत निगाह डालता है स्त्रियों पर और लोगों का शोषण किया जाता है। तो उसे लगा कि ये समस्या शायद शहर में नहीं होगी और वह पैसा कमाएंगे दोनों पति पत्नी सुकिया और मानो, और वह पैसा जोड़ेगी और एक पक्का मकान बनाएगी और इज्जत के साथ जिंदगी जिएगी, जहां किसी की बुरी नजर उस पर नहीं पड़ेगी। परंतु जब वह शहर आई और यहाँ भट्टे पर असगर ठेकेदार के निर्देशन में जब काम करने लगी तो सूबे सिंह जैसे लोगों की प्रवृत्ति और असगर ठेकेदार की उनके हाँ में हाँ मिलते देखकर उसे लगा कि यहाँ पर भी वही समस्याएं हैं जिन समस्याओं से वह गांव में निजात पाना चाहती थी, परंतु वह समस्याएं शहर में भी उसे झेलनी पड़ी। अगला प्रश्न, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुकिया और मानो को खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? इसका उत्तर बच्चों आप स्वयं भी लिख सकते हैं। स्किल इंडिया ऐसा अभियान है, ऐसा कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो लोग अपनी जिंदगी एक
सही ढंग से जीना चाहते हैं और जो कोई स्किल यानी कि किसी क्षेत्र में निपुणता हासिल करना चाहते हैं, जैसे फर्नीचर बनाना, मोमबत्तियां बनाना, दिया सलाई बनाना, लिफाफे बनाना, साइकिल में पंचर लगाना, मैकेनिक का काम इत्यादि, कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो वे इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत भाग ले सकते हैं और खुद निपुण हो सकते हैं, निपुणता हासिल कर सकते हैं और फिर वे कहीं पर भी बैठकर अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, जिस कारण उनका जीवन बेहतर बन सकता है। अगर स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो सुखिया और मानो भी, क्योंकि दिल से वे यही चाहते थे कि वे कोई कार्य सीख जाएं और वे एक इज्जत की जिंदगी जिएं, तो इस तरह से वे भी स्किल इंडिया का अवश्य लाभ उठाते और कोई ना कोई इस तरह का कोई स्किल सीख जाते और अपना काम शुरू करते और इस तरह से इज्जत की जिंदगी जीते। तब उन्हें इस तरह खानाबदोश का जीवन व्यतीत न करना पड़ता। अब ये देखें, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क खंड, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। इसके बारे में आप लिखेंगे, मानो अपना दुख, अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। वह कहती है कि यदि विदेश में व्यक्ति को अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े और मकान मिले तो भी वह सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि गुलामी में है ना, सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। स्वतंत्रता के साथ रहने वाला ही सुखी रहता है। यहाँ पर यही बात कही गई है कि स्वतंत्रता चाहिए इस इंसान को। तो स्वतंत्रता से जब व्यक्ति रहे तो चाहे उसे सूखी रोटी अपने ही देश में मिल जाए तो वो उसे अच्छी लगती है, क्योंकि उसे वह किसी की गुलामी नहीं कर रहा। और लेकिन प्रदेश में अगर वह किसी की गुलामी करता है, किसी के अधीनस्थ कार्य करता है, तो चाहे उसे पकवान भी मिले लेकिन उसके मन में डर बना रहता है। अगला प्रश्न, इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। सुखिया अपनी पत्नी मानो को बताता है कि घर बनाने में बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं, ये काम बहुत आसान नहीं है ना। और वो उसे समझाता है कि पता भी है कितने ढेर सारे नोट लगते हैं घर बनाने में, ऐसे थोड़ी ना है हमारे पास तो पैसा भी नहीं है और हम हाथी खरीदने की सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है और हम सपने देख रहे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, है ना, तो हमारा घर कैसे बनेगा। इस कथन में वह उसे समझाने की चेष्टा करता है, क्योंकि इसमें क्या दिखाया है, इसमें यह दिखाया है कि जो मानो है, क्योंकि वो घर बनाने का सपना देखती है, तो जो सुखिया है वो थोड़ा यथार्थवादी है, तो वो इसीलिए उसको कहता है कि पता भी है कि तेरे को, तू सपने तो देख रही है लेकिन थोड़ा वास्तविकता में भी नजर डाल, ऐसा मुश्किल है। लेकिन मानो अपनी बात पर दृढ़ है। अगला देखिए, उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। मानो अपना पक्का घर बनाने का सपना देखती थी। वह यही सपना पाल रही थी बहुत समय से। उसका सपना था कि अपना घर बनाए और अपने पति के साथ उस घर में रहे। लाल लाल ईंटों को देखकर वह कल्पना की दुनिया में खो गई। वह पक्की ईंटों का घर बनाना चाहती थी, जहां वह पति के साथ गृहस्थी की शुरुआत करे, गृहस्थी बसाए और जहां उसका परिवार बने। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। छात्रों, आपकी पुस्तक के अन्य पाठ, जीवनियां पहले ही अपलोडेड हैं, कुछ और पर काम चल रहा है, तो सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।